आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। यहाँ पर मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सभी प्रश्न छत्तीसगढ़ में आयोजित होने वाली किसी भी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, चाहे वो CGPSC प्रीलिम्स हो या फिर व्यापम के द्वारा जो भी परीक्षाएं ली जाती है, पटवारी हो, सहायक संपरीक्षक हो, खाद्य निरीक्षक हो, या फिर अभी ADO करके एक एग्ज़ाम होने वाला है उसकी परीक्षा में भी ये क्वेश्चन काम आ सकते हैं। हालांकि ADO के सिलेबस में छत्तीसगढ़ से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी कम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन वहाँ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ SI सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा होती है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। मतलब कि छत्तीसगढ़ में होने वाले किसी भी परीक्षा की आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो के सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो बिना किसी देरी के हम क्वेश्चंस पर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिया है, खरौद के माखन बनिया का गोदाम लूटने के आरोप में वीर नारायण सिंह को किस स्थान से अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार किया गया था। तो देखिएगा, जो वीर नारायण सिंह जिनको शहीद वीर नारायण सिंह जी के नाम से भी जाना जाता है, तो ये जो हैं सोना खान के जमींदार हुआ करते थे। सोना खान जो बलौदा बाजार में है। तो 1856 में जब अकाल पड़ गया तो अपनी प्रजा को भूख से बचाने के लिए जो वीर नारायण सिंह थे उन्होंने खरौद के माखन बनिया का गोदाम लूट लिया और जो अकाल पीड़ित थे उनमें अनाज को बंटवा दिया। अब जो माखन बनिया होता है वो अंग्रेजों से शिकायत करता है, एक तरह से अंग्रेजों के पास रिपोर्ट लिखवाता है कि इस टाइप का कांड हुआ है। तो अंग्रेजों द्वारा वीर नारायण सिंह को कहां से गिरफ्तार किया जाता है, तो देखिएगा, याद रखिएगा कि जो वीर नारायण सिंह जी थे ये जो है 1856 में जब इस घटना को उन्होंने अंजाम दिया तो वो जो है जगन्नाथपुरी जो कि उड़ीसा में है उसकी यात्रा पर थे, मतलब वहां दर्शन करने को जा रहे थे। तो रास्ते में थे वो संबलपुर में, जहां से इनको गिरफ्तार किया गया। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जगन्नाथपुरी की यात्रा पर थे, तभी इनको संबलपुर से गिरफ्तार किया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, मध्य प्रांत एवं बरार के अंतिम मुख्यमंत्री कौन थे। देखो, मध्य प्रांत एवं बरार, ये चीज आपको ध्यान रखना है, जिसको शॉर्ट में CP एंड बरार भी कहा जाता है। CP एंड बरार। तो CP मतलब होता है सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। तो ये जो है स्वतंत्रता के पूर्व हमारे जो छत्तीसगढ़ था वो इसी प्रांत के अंतर्गत आता था। अब यहाँ के अंतिम मुख्यमंत्री कौन थे ये आपने बताना है। तो इसका आंसर होगा पंडित रविशंकर शुक्ल जी। वहीं एक चीज और ध्यान रखना कि स्वतंत्र भारत में मध्य प्रांत एवं बरार के पहले मुख्यमंत्री भी पंडित रविशंकर शुक्ल ही थे। जो मध्य प्रांत एवं बरार था ये 1956 तक अस्तित्व में रहा। 1956 में जब भाषाई आधार पर नए राज्यों का गठन होता है तब मध्य प्रदेश राज्य गठित होता है। तो मध्य प्रदेश के भी पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल जी ही थे। तो ध्यान रखेंगे, मध्य प्रांत एवं बरार के स्वतंत्र भारत में पहले मुख्यमंत्री और अंतिम मुख्यमंत्री, इसी के साथ मध्य प्रदेश के भी पहले मुख्यमंत्री कौन थे, पंडित रविशंकर शुक्ल जी। ध्यान रखेंगे इस चीज को, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी के द्वितीय छत्तीसगढ़ प्रवास के समय किन नेताओं का छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ था। तो गांधी जी हमारे छत्तीसगढ़ में 2 बार आए थे, ध्यान रखना है, एक बार 1920 में और दूसरी बार 1933 में। तो ये भी काफी बार पूछा गया कि कब कब ये हमारे छत्तीसगढ़ में आए थे। तो यहां पर पूछ रहा है कि द्वितीय छत्तीसगढ़ प्रवास के समय, मतलब कि 1933 में गांधी जी के साथ छत्तीसगढ़ में किन राष्ट्रीय नेताओं का आगमन हुआ था। तो मीराबेन जो कि गांधी जी की एक तरह से बोलना चाहिए पर्सनल असिस्टेंट थी, उनकी केयरटेकर थी। ठक्कर बापा ये भी आए थे, महादेव देसाई भी आए थे। और ये जो मदालसा है ये जो है ना, एक नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, सेठ कुछ है एक, जो गांधी जी के काफ़ी मतलब 5वें पुत्र के रूप में माने जाते हैं, जो कि 1920 में गांधी जी के जाने के बाद छत्तीसगढ़ आए थे। उनका नाम मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उनके नाम से ना एक बांध का नाम भी है, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है। तो जो मदालसा है ये उनकी बेटी थी, जो कि एक व्यापारी थे, काफ़ी पैसे वाले थे। तो गांधी जी के काफ़ी बड़े भक्त थे और गांधी जी को काफ़ी डोनेशन वगैरह भी दिया करते थे। तो मीराबेन, ठक्कर बापा, महादेव देसाई और मदालसा। महादेव देसाई ये भी जो है गांधी जी के एक PA थे, गांधी जी के PA बोलना चाहिए ऑफिशियल। बाकी मीराबेन जो है वो खाने पीने का दूसरी चीज़ों का ध्यान रखती थी। तो ये सब जो है छत्तीसगढ़ आए थे 1933 में।
और 1920 की बात करें तो महात्मा गांधी जी के साथ मौलाना शौकत अली जी आए थे 1920 में, और 1933 में ये चारों लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, इसमें कूट आपको बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किन नेताओं का जन्म राजनांदगांव जिले में हुआ था? तो राजनांदगांव जिले में किन नेताओं का जन्म हुआ था, ये आपने बताना है। तो देखिएगा, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, इनका जन्म राजनांदगांव में हुआ था। बलदेव प्रसाद मिश्र, ये भी राजनांदगांव जिले में इनका जन्म हुआ था। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, इनका जन्म भी राजनांदगांव जिले में हुआ था। ये खैरागढ़ में इनका जन्म हुआ था, जो कि राजनांदगांव जिले के अंतर्गत आता है। उसके बाद गजानन माधव मुक्तिबोध, ये जो है ना, इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश, जो वर्तमान मध्य प्रदेश के शिवपुरी में इनका जन्म हुआ था, गजानन माधव मुक्तिबोध का। हालांकि जो मुक्तिबोध जी हैं, इनका संबंध भी राजनांदगांव जिले से रहा है। अच्छा, यहाँ एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि ये जो बलदेव प्रसाद मिश्र हैं, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी और गजानन माधव मुक्तिबोध, ये तीनों जो है ना साहित्यकार थे, और तीनों से संबंधित एक मतलब जहाँ ये लोग रहते थे तो उसको एक संग्रहालय का रूप दे दिया गया है, जिसको और वहाँ पर इन तीनों की प्रतिमाएं भी स्थापित की गई है, जिसको त्रिवेणी स्मारक कहा जाता है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि राजनांदगांव में त्रिवेणी स्मारक में किन साहित्यकारों को दर्शाया गया है? तो बलदेव प्रसाद मिश्र, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, गजानन माधव मुक्तिबोध। और ध्यान रखना, गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के शिवपुरी में। तो यहाँ आपका उत्तर बनेगा 1 2 3, क्योंकि चौथे वाले तो शिवपुरी के हैं। अगला क्वेश्चन है, बस्तर भूषण के रचनाकार पंडित केदारनाथ ठाकुर का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिएगा, ये जो पुस्तक है बस्तर भूषण, ये मेरे ख्याल से पूछा गया है। तो इसके रचनाकार कौन है? पंडित केदारनाथ ठाकुर। बस्तर पर लिखा गया है यह पुस्तक, 1908 में इसको लिखा गया था। और इसके जो रचनाकार हैं पंडित केदारनाथ ठाकुर, ये रायपुर जिले के थे, मूल निवासी रायपुर जिले में इनका जन्म हुआ था, जो कि नौकरी के सिलसिले में जो है बस्तर गए हुए थे। बस्तर रियासत हुआ करता था, तो वहाँ वन विभाग में इनकी जॉब लगी हुई थी, तो वहाँ गए और वहाँ जो भी देखा उसको लिखा बस्तर भूषण नाम से। अगला क्वेश्चन है, ढेकी क्या है? ढेकी, ये क्वेश्चन पूछा गया है CGPSC में, मेरे ख्याल से मैंने मतलब किसी क्वेश्चन पेपर से ही लिया है इसको। तो ढेकी, तो ये जो है ना धान कूटने का यंत्र है, ये यहाँ पर 2 बार लिखा गया है। धान कूटने का यंत्र है ढेकी। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी आपको देखने को मिलेगा, स्पेशली बस्तर क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ में भी है जहाँ तक, हाँ गांव देहात में आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, 1905 में राजनांदगांव में हुए छात्र हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? तो 1905 में जो है राजनांदगांव, जो कि उस समय रियासत हुआ करता था, तो वहां पर जो है छात्रों द्वारा हड़ताल किया जाता है, और इसके पीछे मतलब नेतृत्व करता थे वो थे ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी, जो कि राजनांदगांव जिले से ही थे, वहीं इनका जन्म हुआ था ना, अभी पीछे मैंने बताया। अगला क्वेश्चन दिया है, गुंडाधुर का विश्वस्त साथी कौन था? तो भाई गुंडाधुर, जो कि वर्ष 1910 में बस्तर क्षेत्र में जो भूमकाल हुआ था ना, उसका नेतृत्व किया था गुंडाधुर ने। तो जो गुंडाधुर है, इसका विश्वस्त साथी कौन था? जैसे कि जो हम लोग जैसे पढ़ते हैं तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, इनके बारे में, तो वहाँ पर एक जो नाम आता है तात्या टोपे, हाँ, वो जो है रानी लक्ष्मीबाई जी का काफ़ी उन्होंने साथ दिया था, नाना साहब का उन्होंने साथ दिया था। तो वैसे ही गुंडाधुर का एक साथी था, जो कि एक तरह से इसका दाहिना हाथ हम कह सकते हैं, तो उनका नाम आपको बताना है। तो देखिएगा, सोनू मांझी का नाम याद रखेंगे तो धोखेबाज था, ये भी मतलब गुंडाधुर का साथी था, विश्वस्त नहीं था, लेकिन साथी जरूर था, लेकिन इसने धोखा दिया था। इसी के कारण जो है गुंडाधुर के काफ़ी सारे साथी पकड़ लिए जाते हैं। ये जो झाड़ा सिराहा है, ये 1876 में जो मुरिया विद्रोह हुआ था बस्तर में, उसका नेतृत्व किया था। और लाल कालेंद्र सिंह, ये उस समय बस्तर राज परिवार से संबंधित व्यक्ति थे। और डेबरी धूर, ये जो है इसका आंसर होगा, डेबरी धूर जो है गुंडाधुर का विश्वस्त साथी था। अगला क्वेश्चन दिया है, वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में छत्तीसगढ़ के कौन से नेता सम्मिलित थे? काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। तो जो भारत के जो वायसराय होते थे, ब्रिटिश भारत, तो उसकी एक कार्यकारिणी परिषद हुआ करती थी। तो आपने बताना है कि जो वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद है, उसमें हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के किसी नेता को सम्मिलित किया गया था। तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये आंसर होगा बैरिस्टर ई राघवेंद्र राव। अब इनको जो है ना विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। विधि मतलब कानून, क्योंकि बैरिस्टर थे ना, तो जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद होती थी उसमें अलग अलग विषयों के ज्ञाताओं को सम्मिलित किया जाता था। तो ई राघवेंद्र राव को विधि सदस्य के रूप में इसमें शामिल किया गया था।
विधि भी याद रखेंगे। अगला दिया हुआ है 1857 की क्रांति के समय छत्तीसगढ़ का शीर्षस्थ अधिकारी कौन था। तो 1857 में भाई छत्तीसगढ़ का शीर्षस्थ अधिकारी कौन होगा। तो देखिएगा 1854 में छत्तीसगढ़ को जो है ब्रिटिश भारत में मिला लिया जाता है। तो उस समय चार्ल्स सी इलियट को यहाँ का जो क्या बोलते हैं डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नर। तो यही जो है 1857 में भी प्रमुख अधिकारी था, शीर्षस्थ अधिकारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय मध्य प्रांत एवं बरार का मुख्यमंत्री कौन था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, अच्छा रिपीट हुआ क्या, नहीं दूसरे तरीके से पूछा है इसमें। पहला क्वेश्चन था शायद ना कि स्वतंत्रता प्राप्ति के मध्य प्रांत एवं बरार का अंतिम मुख्यमंत्री कौन था, ये पूछा गया था। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय मध्य प्रांत एवं बरार का मुख्यमंत्री कौन था। मैंने बताया था पंडित रविशंकर शुक्ल स्वतंत्रता प्राप्ति के समय मध्य प्रांत एवं बरार के मुख्यमंत्री थे। मतलब कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मध्य प्रांत के पहले मुख्यमंत्री यही थे। और वहीं स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले मतलब अंग्रेजों के जाने के पहले मतलब स्वतंत्रता के समय पंडित रविशंकर शुक्ल मध्य प्रांत के मुख्यमंत्री थे और मध्य प्रदेश के भी पहले मुख्यमंत्री यही हुए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार करने को बोला जा रहा है। तो देखते हैं, कथनों को पढ़ लेते हैं। पहला कथन दिया है, मजदूर आंदोलन के समय वीवी गिरी का छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ। बिल्कुल सही है भाई। 1920 में राजनांदगांव में जो बीएनसी मिल था ना, बंगाल नागपुर कॉटन मिल, तो वहां पर मजदूरों ने हड़ताल कर दी थी ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी के नेतृत्व में। तो वीवी गिरी जो कि उस समय राष्ट्रीय स्तर के मजदूर नेता थे, तो ये जो है इस आंदोलन में अपना मतलब भूमिका निभाने के लिए आए हुए थे। अगला दिया है, द्वितीय मजदूर आंदोलन के पश्चात ठाकुर प्यारेलाल सिंह को राजनांदगांव से निष्कासित कर दिया गया। बिल्कुल सही है। दूसरा जो मजदूर आंदोलन हुआ था वो हिंसक भी हुआ था और इससे अंग्रेजों की हालत खराब हो गई। अंग्रेज मतलब वहाँ जो भी रियासत में जो थे, हालांकि अंग्रेजों का ही हाथ था सब कुछ, तो इनको जो है ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी को राजनांदगांव से बाहर कर दिया जाता है। तो ये रायपुर में जाकर के रह रहे होते हैं। अगला दिया है, तृतीय मजदूर आंदोलन के पश्चात बीएनसी मिल को बंद कर दिया गया। देखो क्या था कि जो बीएनसी मिल है, बंगाल नागपुर कॉटन मिल, तो यहाँ पर जो मजदूर थे वो अपने हक के लिए जो है काफ़ी मतलब हड़ताल वगैरह कर रहे थे। तो इससे जो प्रशासन है काफ़ी तंग आ जाता है, क्योंकि अगर वो मजदूरों को उनका हक देता है तो उनको कोई मुनाफा नहीं होगा, और ये जो है मुनाफा कमाना चाहते थे। तो यहाँ पर जो है बीएनसी मिल को ही बंद कर दिया जाता है। तो ये तीसरा भी सही है। तो यहाँ तीनों कथन सत्य होगा। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी सही है, ड। अगला क्वेश्चन दिया है, अप्रैल 1930 में किस राष्ट्रीय नेता का रायपुर में आगमन होना था जो रायपुर आगमन के समय मार्ग में गिरफ्तार हो गए थे। तो देखिएगा अप्रैल 1930 में इस समय क्या चल रहा था भाई, असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी जी जो है दांडी यात्रा करते हैं, नमक कानून का उल्लंघन करते हैं, असहयोग नहीं, सविनय अवज्ञा आंदोलन, माफी चाहूंगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन का दौर था 1930। तो जितने भी राष्ट्रीय स्तर के नेता थे वो अलग अलग स्थानों पर जाकर के प्रचार प्रसार में लगे हुए थे। तो इसी समय जो है हमारे छत्तीसगढ़ में एक राष्ट्रीय स्तर के नेता का आगमन होना था। कौन थे वो नेता, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इनको जो है रास्ते में ही गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार करने को बोल रहा है। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन काफ़ी आसान भी होता है। पहला दिया है, सल्फी बस्तर अंचल के जनजातियों का लोकप्रिय पेय पदार्थ है। बिल्कुल सही है भाई। अगला दिया है, धुमकुरिया उर्रांव जनजाति का युवा गृह है। बिल्कुल सही है, धुमकुरिया उर्रांव जनजाति का युवा गृह है। मुरिया जनजाति में जैसे घोटुल होता है वैसे ही उर्रांव जनजाति में धुमकुरिया। अगला दिया है, बैगा जनजाति द्वारा किया जाने वाला स्थानांतरित कृषि है। तो ये यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। जो बैगानी है ये बैगा जनजाति द्वारा जो बोली जाती है उसको कहा जाता है। वहीं जो बैगा जनजाति जो कृषि करते हैं उसको कहते हैं बेवार। क्या कहते हैं, बेवार। तो बैगा जनजाति की कृषि पद्धति बेवार। सिडोली कोरकू जनजाति में प्रचलित मृतक संस्कार है। तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो पहला, दूसरा और चौथा सही होगा, तीसरा वाला गलत होगा। तो पहला, दूसरा, चौथा मतलब ब जो है आपका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, जैन तीर्थ स्थल नगपुरा किस नदी के तट पर स्थित है। नगपुरा जैन तीर्थ स्थल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कभी भी ऐसे पूछा जा सकता है कि नगपुरा किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है। तो ये जो है शिवनाथ नदी के तट पर स्थित है, दुर्ग जिले में।
जिला भी याद रखेंगे। अगला दिया है कोरबा नगर किन नदियों के संगम पर बसा हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि अभी शायद सीजीपीएससी में लास्ट ईयर या उसके पहले इस टाइप का कोई क्वेश्चन पूछा गया था, जो छोटी छोटी नदियाँ होता है ना उसके संगम पर क्या बसा हुआ है, ऐसी चीज़ें पूछा जा रहा है। नॉर्मली जो बड़ी नदियों का जो संगम है या फिर बड़ी नदियों के तट पर जो नगर बसा है वो तो पूछता ही पूछता है, लेकिन अब जो है इस तरह के क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, हसदेव और अहिरण। हसदेव और अहिरन नदियों के संगम पर कोरबा नगर बसा हुआ है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी लाल नदी के नाम से जानी जाती है। काफी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन कि किस नदी को लाल नदी के नाम से जाना जाता है। तो संखिनी नदी जो कि दंतेवाड़ा जिले में बैलाडीला की पहाड़ियों से निकलती है। वहीं जो डंकिनी है ना, ये संखिनी की सहायक नदी है जो कि डांगरी डोंगरी नामक स्थान से निकलती है। दोनों नदियां दंतेवाड़ा में मिलती है, दंतेवाड़ा नगर में। वहीं पर दंतेश्वरी माता का मंदिर भी स्थापित है। और आगे चल करके ये जो संखिनी नदी है ये इंद्रावती नदी में जाकर के मिलती है, ध्यान रखेंगे। इंद्रावती कहाँ से निकलती है, तो बैलाडीला की पहाड़ियों से। और डंकिनी कहाँ से निकलती है, डांगरी डोंगरी की पहाड़ियों से। इंद्रावती और सबरी का उद्गम स्थल आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन दिया है राज्य की ऊर्जाधानी किसे कहा जाता है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है भाई, राज्य की ऊर्जाधानी कोरबा को कहा जाता है। काफी बार पूछा भी गया है। इस्पात नगरी भिलाई को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ताना सिंह भगत का संबंध किस जनजाति से है। ताना सिंह भगत, तो ताना सिंह भगत इन्होंने एक आंदोलन चलाया था जिसको ताना भगत आंदोलन भी कहा जाता है, जो कि उर्रांव जनजाति से संबंधित थे। ताना सिंह भगत। तो देखिएगा इस तरह से क्वेश्चन बनता है। जैसे कि गुंडाधुर के बारे में मैंने बताया, तो वो किस जाति से थे ये भी पूछा जा सकता है, तो वो धुरवा जनजाति से थे। वहीं जो अपने शहीद वीर नारायण सिंह जी हैं वो बिंझवार जनजाति से थे। जो गेंद सिंह हैं, शहीद गेंद सिंह जो 1825 में विद्रोह किया था, परलकोट विद्रोह के नेतृत्व करता, तो वो हलबा जनजाति के थे। तो इस तरह से जो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, इनके अलावा जो आज के समय में भी जो काफ़ी अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं उनके बारे में भी आपको पूछा जा सकता है। जैसे कि महेंद्र कर्मा, जिनको शहीद का दर्जा दिया गया ना, शहीद महेंद्र कर्मा, तो ये इनके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है परब नृत्य किस अंचल में किया जाता है। परब नृत्य, तो देखिएगा जो परब नृत्य है ये धुरवा जनजाति द्वारा किया जाता है। अब जो धुरवा जनजाति है इसका संकेंद्रण कहाँ पर है, बस्तर में। तो बस्तर क्षेत्र में परब नृत्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 1916 में प्रकाशित पूजा फूल किसकी प्रकाशित पहली काव्य संग्रह थी। तो ये पहली होना था, यहाँ पर माफी चाहूंगा, और यहाँ थी होना था। तो पूजा फूल 1916 में प्रकाशित हुआ था। तो ये किनकी रचना थी भाई, तो ये थी मुकुटधर पांडे जी की रचना। देखो लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे, वंशीधर पांडे तीनों भाई थे और तीनों ही जो है साहित्यकार थे, अव्वल दर्जे के साहित्यकार। तो मुकुटधर पांडे की प्रकाशित प्रथम जो कविता संग्रह थी उसका नाम था पूजा फूल। इनका जन्म स्थल कहाँ पर है ये भी पूछा जाता है, बालपुर। बालपुर, जिनको पांडे, इन तीनों को पांडे बंधु कहा जाता है। तो बालपुर इनकी जन्म स्थल जांजगीर चांपा जिले में है। अगला क्वेश्चन दिया है निम्न में से किस स्थान पर चैत्र पूर्णिमा पर मेले का आयोजन होता है। चैत्र पूर्णिमा, चैत्र जो है हिंदू नववर्ष का पहला महीना होता है, जिसको हमारे छत्तीसगढ़ी में या कहें देसी देहाती लैंग्वेज में चैत कहा जाता है। तो ये जो है अपना रतनपुर में मेले का आयोजन होता है चैत्र पूर्णिमा के समय। बाकी आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मल्हार में कब होता है, दल्हा पहाड़ में कब होता है, कटघोरा में कब होता है, नीचे कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सुमेलित करने को बोल रहा है। तो यहाँ पर एक तरफ जो है आभूषण दिया हुआ है, दूसरा तरफ पहना जाने वाला अंग। देखते हैं कोतरी, कोतरी कहाँ पहनते हैं भाई, तो जो कोतरी है ना ये पहना जाता है, कोतरी अपने पैर की उंगली में कोतरी। उसके बाद पुतरी जो है गले में पहना जाता है, बारी जो है कान में पहनते हैं, फुल्ली जो है नाक में पहनते हैं। तो क्या आपका कूट बन रहा है 3, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 4। 3 1 2 4 ये जो है आपका कूट बनेगा। 3 1 2 4 इस तरह के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। 3 1 2 4। अगला क्वेश्चन दिया है सुमेलित करने को बोल रहा है
एक तरफ जो है ना पत्रिकाएं दी हुई है, दूसरी तरफ उसके संपादक प्रकाशक। तो कान्य कुब्ज की अगर हम लोग बात करें तो पंडित रविशंकर शुक्ल जी द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता था। भोजली की अगर हम बात करें तो विनय कुमार पाठक ये प्रकाशित करते थे। हिंद केसरी माधवराव सप्रे। सूर्योदय जो है कन्हैया लाल। तो यहाँ आपका उत्तर बनेगा 2 1 4 3, 2 1 4 3, ये जो है आपका उत्तर बनेगा 2 1 4 3 ये। तो इस तरह से जो भी हमारे छत्तीसगढ़ में पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होती थी उसके प्रकाशक संपादक ये पूछा जाता है, इस तरह से जुड़ी मिलाओ आदि के रूप में पुस्तकें भी पूछी जाती है, तो वो भी देखते रहना। अगला क्वेश्चन है धनी धर्मदास के रचनाओं को किसने संकलित किया था? काफी बार पूछा गया है, हरि ठाकुर ने इसको संकलित किया था। हरि ठाकुर कौन थे? तो ठाकुर प्यारे लाल जी के पुत्र थे। अगला क्वेश्चन है सुमेलित करने को बोल रहा है फिर से एक बार, एक तरफ रचना है दूसरी तरफ लेखक। तो देखते हैं भाई, जय चंद्रिका ये प्रहलाद दुबे द्वारा लिखा गया है। भोसला वंश प्रशस्ति, भोसला वंश प्रशस्ति लक्ष्मण कवि द्वारा इसको लिखा गया है। सुदामा चरित ये गोपाल मिश्र की रचना है। विक्रम विलास बाबू रेवाराम। तो यहाँ आपका कूट बनेगा 4 2 3 1, 4 2 3 1, ये जो है आपका कूट बनेगा 4 3 2 1। क्या था? 4 2 3 1 था ना? 4 2 3 1 देख लीजिएगा, मैंने यही बताया कि 4 3 2 1, सर 4 2 3 1, एक बार देख लेते हैं। हाँ 4 2 3 1 ये होगा। अगला क्वेश्चन दिया है छत्तीसगढ़ के किस स्वतंत्रता सेनानी ने गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार में गणित और भौतिक शास्त्र के अवैतनिक शिक्षक के रूप में अध्यापन का कार्य किया था? तो देखिएगा हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के किसी स्वतंत्रता सेनानी ने हरिद्वार में स्थित गुरुकुल कांगड़ी में अध्यापक के रूप में कार्य किया है। कौन कौन सा विषय वो पढ़ाते थे? तो गणित और भौतिक शास्त्र। वहीं यहाँ दिया है अवैतनिक। अवैतनिक मतलब वो इस कार्य के लिए किसी प्रकार का कोई वेतन नहीं लेते थे। तो इस तरह का कार्य किनके द्वारा किया गया है? तो घनश्याम सिंह गुप्त। इनको जो है गुरुजी भी कहा जाता है, गुरुजी। तो घनश्याम सिंह गुप्त। अगला क्वेश्चन दिया है 15 अगस्त 1947 को R.K. पाटिल द्वारा किस स्थान पर ध्वजारोहण किया गया? R.K. पाटिल द्वारा किस स्थान पर ध्वजारोहण किया गया? तो इन्होंने रायपुर में ध्वजारोहण किया था। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, राज्य से गुजरने वाला कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे लंबा है? इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो नेशनल हाईवे 30 जो कवर्धा से सुकमा कोंटा तक जाता है ना, जो कवर्धा मतलब कबीर धाम से शुरू होता है, फिर रायपुर, धमतरी, कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, जगदलपुर, उसके बाद दरभा, सुकमा कोंटा होते हुए आगे आंध्र प्रदेश तेलंगाना चला जाता है। तो ये नेशनल हाईवे नंबर 30 सबसे लंबा है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है राष्ट्रीय विद्यालय के प्रति सामान्य जनता में उत्साह जगाने के उद्देश्य से किसने अपने ज्येष्ठ पुत्र को सरकारी विद्यालय से निकालकर राष्ट्रीय विद्यालय में प्रवेश कराया? तो देखिएगा जब असहयोग आंदोलन चल रहा था वर्ष 1920 में, तो महात्मा गांधी जी ने बोला कि जो सरकारी स्कूल है उसका त्याग करो और राष्ट्रीय विद्यालयों में प्रवेश करो। राष्ट्रीय विद्यालय जो कि उस समय के लोकल भारतीय थे ना, उनके द्वारा स्थापित किया गया था। और जो सरकारी स्कूल होते थे वो अंग्रेजों के स्कूल होते थे, अंग्रेजों के हिसाब से उसमें शिक्षा दिया जाता था। तो गांधी जी ने बोला कि भी राष्ट्रीय विद्यालयों में भर्ती करवाओ। तो काफ़ी सारे जो बड़े बड़े नेता थे वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों से निकाल करके राष्ट्रीय विद्यालयों में प्रवेश करा रहे थे। तो हमारे छत्तीसगढ़ के किसी नेता ने भी सेम यही चीज़ किया था, तो उनका नाम बताना है। तो देखिएगा पंडित रविशंकर शुक्ल, इन्होंने अपने पुत्र अंबिका चरण शुक्ल उनको जो है सरकारी स्कूल से निकाल करके राष्ट्रीय विद्यालय में प्रवेश कराया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन दिया है, यह किसने लिखा है कि प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ भूभाग में 36 राजा राज्य करते थे, जिनकी 36 राजधानियां थी, प्रत्येक राजधानी में एक एक गढ़ होता था। ये क्वेश्चन शायद मैंने अपने किसी पुराने वीडियो में पूछा था, मुझे ध्यान आ रहा है। तो लाल प्रद्युम्न सिंह इसका आंसर होगा। तो इन्होंने ये वक्तव्य कहा है। अगला क्वेश्चन दिया है, सामान्य शिक्षा के लिए स्थापित छत्तीसगढ़ का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? अगर ऐसे देखें तो हमारे छत्तीसगढ़ में स्थापित प्रथम विश्वविद्यालय इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय है, जो कि 1956 में स्थापित हुआ था। लेकिन ये जो है सामान्य शिक्षा का विश्वविद्यालय नहीं था। यहाँ पर जो सामान्य शिक्षा है, किसे कहते हैं सामान्य शिक्षा? तो BA, BSc, BCom, BBA ये सब सामान्य शिक्षा के अंतर्गत आता है। लेकिन इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में BA होता है, लेकिन संगीत से संबंधित यहाँ शिक्षा दी जाती है। तो ये स्पेशल
विशेष शिक्षा से संबंधित है। वहीं अगर हम बात करें सामान्य शिक्षा तो उसके लिए था पंडित रविशंकर शुक्ल, हमारे छत्तीसगढ़ में स्थापित प्रथम सामान्य शिक्षा का विश्वविद्यालय। कब स्थापित हुआ था नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो भी क्वेश्चन पूछूं उसका आंसर आप तुरंत बताइएगा, अगर आप बाद में के लिए छोड़ेंगे तो वो नहीं बता पाएंगे। अगला दिया है निम्न में से कौन सा रस्म बस्तर दशहरा से संबंधित है। बस्तर दशहरा बस्तर में मनाया जाता है, तो देखो निशा यात्रा इसका संबंध है, काछिन यात्रा का भी संबंध है, पाटा यात्रा का भी संबंध है। मैंने बस्तर दशहरा पर एक मतलब डिटेल वीडियो बना रखा है, उसको आप लोग देख सकते हो। तो इसका आंसर होगा द, उपरोक्त सभी सही है। अगला क्वेश्चन दिया है प्रथम पर्व माना जाता है, तो हमारे छत्तीसगढ़ में प्रथम पर्व किसको माना जाता है भाई, अभी होने वाला है ना, कुछ ही 1-2 दिन में आ जाएगा प्रथम पर्व, तो हरेली को प्रथम पर्व माना जाता है। कब मनाया जाता है भाई हरेली, तो श्रावण मास के अमावस्या को, माफी चाहूँगा, ये सावन मास के अमावस्या को जो है ये मनाया जाता है, श्रावण अमावस्या को हरेली मनाया जाता है। अभी 28 जुलाई को है ना। अगला क्वेश्चन दिया है बिल्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है। बिल्मा नृत्य तो ये बैगा जनजाति द्वारा स्पेशली किया जाता है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम कब अस्तित्व में आया था। तो देखो हमारे छत्तीसगढ़ में जो इस तरह के निगम है, वन विकास निगम या फिर जो भी इस टाइप के बने हुए हैं, उनका स्थापना वर्ष पूछा जाता है और उनका जो कार्यालय है उसका नाम भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे। तो मई 2001 में यह अस्तित्व में आया था। अगला क्वेश्चन दिया है पंडवानी गायिका तीजन बाई का जन्म स्थल है। पंडवानी गायिका तीजन बाई, इनका जन्म स्थल आपने बताना है। तो इनका जो जन्म स्थल है वो है गनियारी, जो कि दुर्ग जिले में है गनियारी। अच्छा, मनियारी जो महिलाओं का जो सामान होता है ना, जैसे कि चूड़ी, बिंदी, टिकली, ये सब चीज़ें जो बेचता है उसको मनियारी कहा जाता है। तो गनियारी गांव का नाम है तीजन बाई का जन्म स्थल। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है जालियाना नृत्य कहाँ किया जाता है। जालियाना नृत्य तो ये बस्तर क्षेत्र में किया जाता है विवाह के समय। अगला क्वेश्चन है रूपाली वालिया का संबंध है। रूपाली वालिया, तो रूपाली वालिया का संबंध है कथक से, और हमारे छत्तीसगढ़ में कथक के लिए रायगढ़ जो है जाना जाता है। और ये जो रूपाली वालिया है ना, पंडित कार्तिक राम की शिष्या हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। पंडित कार्तिक राम जो कि रायगढ़ घराने से संबंधित है, कथक के लिए जाने जाते हैं, तो रूपाली वालिया ध्यान रखेंगे। अगला है राम झरना किस जिले में है। राम झरना रायगढ़ जिले में है राम झरना। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 पर क्या स्थित है। राष्ट्रीय जो NH30 है ना, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली सबसे लंबी NH है, नेशनल हाईवे है, तो यहाँ पर क्या स्थित है। तो देखो चिल्फी घाटी जो कि कबीरधाम जिले में है, वो इसी नेशनल हाईवे पर स्थित है। मतलब ये जो नेशनल हाईवे नंबर 30 है, ये चिल्फी घाटी से होकर गुजरती है। केसकाल घाटी जो कि हमारे छत्तीसगढ़ में काफ़ी फेमस है, ये भी इसी नेशनल हाईवे नंबर 30 पर है। दरभा घाटी जो कि जहाँ झीरम घाटी भी है ना, दरभा घाटी में, जहाँ पर नक्सलवादी हमला हुआ था 25 मई 2013 को, तो ये भी जो है इसी नेशनल हाईवे 30 पर स्थित है। तो ये तीनों ही जो है राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 पर स्थित है। तो आपका उत्तर हो जाएगा द 1, 2, 3। अगला क्वेश्चन दिया है गेड़ी नृत्य के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन दिया है हरेली के समय किया जाता है, बिल्कुल सही है भाई, अभी मतलब हरेली आ रहा है ना, तो गेड़ी नृत्य भी आपको देखने को मिलेगा। केवल युवकों द्वारा किया जाता है, जी हाँ बिल्कुल ठीक है ये भी। अगला है संतुलन बनाए रखने का सुंदर प्रदर्शन देखने को मिलता है, ये भी सही है। तो अभी जो है हरेली 28 जुलाई को होगा, तो आपको जो है गेड़ी नृत्य देखने को मिलेगा, तो उस टाइम पर आप जो है इसको देखिएगा, आपको काफ़ी जो है मतलब देखने को मिलेगा कि किस तरह का गेड़ी होता है, गेड़ी क्या होता है, वो भी आपको पता चल जाएगा। तो उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं, मतलब द। अगला क्वेश्चन है दक्षिण छत्तीसगढ़ किस अपवाह तंत्र का हिस्सा है। काफी आसान क्वेश्चन है। तो जो दक्षिण छत्तीसगढ़ है, मतलब बस्तर संभाग वाला, जिसको दंडकारण्य का पठार भी कहा जाता है, जहां पर इंद्रावती, सबरी प्रमुख नदियां हैं, तो ये गोदावरी अपवाह तंत्र का हिस्सा है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। शासकीय शहीद गेंद सिंह महाविद्यालय कहाँ स्थित है। तो शासकीय शहीद गेंद सिंह महाविद्यालय कहाँ स्थित है। तो ये जो है ना
चारामा में स्थित है। ध्यान रखना परलकोट में नहीं है। जो गेंद सिंह थे ना परलकोट विद्रोह के नेतृत्व करता थे, तो परलकोट मत लगा देना। तो जो गेंद सिंह महाविद्यालय चारामा में स्थित है। चारामा कहाँ पर है भाई? कांकेर में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कोसमा किस जनजाति का पेय पदार्थ है? तो उरांव जनजाति से संबंधित पेय पदार्थ है कोसमा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। छत्तीसगढ़ के रियासतों के भारत संघ में विलय में राज्य के किस नेता ने सहयोग किया था? तो देखो हमारे जो भारत में ना लगभग 562 देसी रियासत थे, जिसमें से 542 जो है हमारे भारत में शामिल हो जाते हैं, बाकी पाकिस्तान में चले जाते हैं। तो इन 542 देसी रियासतों को भारत संघ में सम्मिलित करने में किनका विशेष योगदान था? तो अपने जो लौह पुरुष थे ना सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका काफी बड़ा योगदान था। वहीं हमारे छत्तीसगढ़ में जो 14 देसी रियासत थे उनको कन्विंस करने में, या फिर हम ये कहें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का काफी सहयोग किया था हमारे छत्तीसगढ़ के एक नेता ने, जिनका नाम है ठाकुर प्यारेलाल सिंह। इन्होंने जो है काफी हेल्प किया था। अगला क्वेश्चन है बीज पंडुम किस क्षेत्र में मनाया जाता है? बीज पंडुम ये जो है ना दक्षिण बस्तर में मनाया जाता है। बीज पंडुम मतलब कि जो बीजापुर है, सुकमा है, उस तरफ मनाया जाता है बीज पंडुम। कृषि से संबंधित पर्व है। अगला क्वेश्चन दिया है बस्तर का प्रसिद्ध दशहरा किस माह में मनाया जाता है? तो देखो बस्तर का जो प्रसिद्ध दशहरा है वैसे तो ये 75 दिनों तक चलता है, मतलब कि इन 75 दिनों में 3 महीना आ जाएगा। ये श्रावण माह के अमावस्या से शुरू होता है, उसके बाद श्रावण के बाद जो है भादो आता है, फिर कुंवार आता है, तो मतलब काफ़ी लंबा ये चलता है। तो ये जो है ना कुंवार मास में स्पेशली मनाया जाता है। मतलब इसका जो प्रमुख जो पर्व है, प्रमुख जो रस्म है ना, जो लगभग 13-14 दिन चलता है, वो कुंवार मास में आता है। ध्यान रखना कुंवार मास में, कुंवार जिसको अश्विन भी बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है तारापुर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तारापुर विद्रोह का नेतृत्व किया था लाल दलगंजन सिंह ने, जो कि वहां के क्या थे? जमींदार थे। अगला क्वेश्चन है किस विशेष पिछड़ी जनजाति की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है? तो जो बैगा है ना, इसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है। देखो हमारे छत्तीसगढ़ में 5 विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं, 5। उनमें से एक अबुझमाड़िया है, कमार है, बैगा है, पहाड़ी कोरवा है और एक है बिरहोर। तो इन 5 में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली विशेष पिछड़ी जनजाति है बैगा। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मुझे पूरी आशा है कि आप लोगों को क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए, और किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो या आप लोगों को लगता है कि मैंने किसी क्वेश्चन का गलत आंसर दिया है, या फिर मेरे द्वारा जो भी तथ्य जो फैक्ट बताए गए हैं उसमें अगर आपको डाउट है तो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। तो वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।